जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर को। और फ्रिक्शन बहुत ही शानदार चैप्टर है। आप चीज़ों को अगर देख लेंगे, आपको दिखेगा फ्रिक्शन, हाँ यहाँ पे लग रहा है, ऐसी वैल्यू है। आप जितना बड़ी मतलब जितने भी डेप्थ में जाना चाहें उतनी डेप्थ में जा सकते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ आपकी लाइफ में हुई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपने देखा नहीं हो, सब आपका देखा हुआ है। बस हमने उसको कभी टर्म नहीं दिया है कि अच्छा ये फ्रिक्शन था क्या, इसके स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये काइनेटिक था। तो इसमें जितना बढ़िया से सवाल आपको दिख जाएगा, आपके सामने हो रहा है, मान ली कोई ब्लॉक चल रहा है, वो दिखना चाहिए, हाँ मस्त ब्लॉक जा रहा है, अच्छा इस पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ वो दिखना चाहिए आपको, वो फील आनी चाहिए। तो फील आएंगे तो आप सवालों में फ्रिक्शन के नहीं फंसेंगे। और फ्रिक्शन आसान भी है अगर आप सही ढंग से चीज़ों को समझ लेंगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन एक्चुअली चाहता है कि वो रेटिव मोशन को अपोज कर। दुनिया ये बोलती है वो रेटिव मोशन को मतलब रेटिव मोशन को या फिर टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन को अपोज करता है। ये इतनी ये बात बोलना मतलब गलत हो सकती है ना, मतलब सही स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे आपको ये पता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे कोई ये बुक है मेरे पास में ना, और इसके ऊपर मेरा एक ऐसे हैंड है। अब मैं इस हैंड को ऐसे रब कर रहा हूँ, फ्रिक्शन है। अब मान लीजिए ये मेरा हैंड ऐसे है, वो गिरना चाह रहा है, तब भी फ्रिक्शन है। तो वो किसको अपोज कर रहा है? वो अपोज कर रहा है, एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए ये स्पेक्स मैंने इसके ऊपर रखा, ठीक, आप वहाँ पे मस्त बैठे हैं, मैं अब इसको लेके चल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो स्पेक्स के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बिकॉज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट जीरो होना चाहिए, तो फ्रिक्शन लगता तो कुछ एक्सेशन होता। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं इसको लेकर ऐसे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा हूँ, और अगर मैं इसको लेकर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। तो वैसे दिख रहा है तो भाई अगर आपके हिसाब से आप एफबीडी बनाएंगे तो आप बोलेंगे सर कोई फोर्स नहीं है, और आप इंडस्ट्रियल फ्रेम में बैठे हैं, सही है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। पर यहाँ पे रेटिव मोशन तो है, आपके इसके बीच रेटिव मोशन नहीं है क्या? है, समझ में आ गई? तो अगर ये बोलना भाई रेटिव मोशन अगर होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो भाई रेटिव मोशन तेरे और मेरे इसके बीच में है, फ्रिक्शन तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलना चाहिए, रेटिव मोशन मतलब खास सही स्टेटमेंट ये है कि फ्रिक्शन अपोज रेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। क्या फ्रिक्शन, आप ये बात नोट कर लीजिए, फ्रिक्शन अपोज रेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन, दोनों को अपोज करेगा। फ्रिक्शन अपोजेस रेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इस स्पेक्स के कॉन्टैक्ट में कौन सा सरफेस है? ये वाला सरफेस है, और ये इसका सरफेस है। तो अगर इन दोनों के बीच में रेटिव मोशन होगा तब फ्रिक्शन अपोज करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच में अगर रेटिव मोशन होगा या फिर टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन होगा तब फ्रिक्शन अपोज करेगा। अब आपके इसके बीच में नहीं है, बिकॉज उसने क्या बोला कि द रेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट। तो ये दोनों सरफेस है, इनके बीच में होगा तब जाके होगा। क्लियर? तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन हमने डेफिनेशन हमें समझ में आ गया था, हेडिंग डाल देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। फ्रिक्शन, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? रेटिव मोशन, और सेकंड टर्म का नाम लिया मैंने टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन। तो यार ये रेटिव मोशन क्या होता है और टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें क्या बात को। देख, जैसे मान यहाँ पे दो सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एक ब्लॉक को आपने रखा, और यहाँ पे ये वाला ब्लॉक ऐसे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये फ्लोर है। तो आपको दिखाई देगा कि इस फ्लोर और ब्लॉक के बीच में क्या है, आपके पास में रेटिव मोशन है ना भाई? सब फ्लोर तो रुका हुआ है, ये इसके रेटिव मूव कर रहा है, तो ये रेटिव मोशन है। समझ में आ गई भाई? इसके रेटिव देखा तो मोशन है उसका हाथ, उसको रेटिव मोशन बोलते हैं। और आप मतलब जिसके भी रेटिव आपके पास में मोशन दिखाई दे रहा है, जैसे इस फ्लोर के रेटिव में आपको इस ब्लॉक का मोशन दिखाई देता है, आप रेटिव मोशन बोलिए। अगर आप बात करें टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को रखा, ठीक, और ये रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ना, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन को ब्लॉक को रुका हुआ है। अब ये चाहता है कि नीचे चला जाऊं, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस तरफ mg sin थीटा, पर जा नहीं पा रहा क्योंकि कोई ना कोई फोर्स को रोक ले रहा है, वो फोर्स फ्रिक्शन है। तो इसमें टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन है। इस वाले केस में अगर आप देखें तो इसमें टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन है। मतलब टेंडेंसी मतलब वो टेंडेंसी है कि वो मूव कर सकता है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसका केस है बच्चों? दिस इज टेंडेंसी ऑफ रेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। देखिए इसमें ये
चल नहीं रहा, रिलेटिव मोशन नहीं है, फ्री फ्रिक्शन लग गया। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। चमक रही है मेरी बात? तो दोनों को से दिक्कत है फ्रिक्शन को, रिलेटिव मोशन में नहीं होना चाहिए, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन को तो लोगों को दिखता है, पर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन थोड़ा दिखता है कम है। तो एक आधा केस और दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मुझे बोला कि यहाँ पे एक बहुत भारी अलमीरा है, बड़ा पत्थर है, अलमीरा कुछ भी है। अब एक मेरे जैसा कमजोर आदमी से फोर्स लगा रहा है, अभी तो नहीं चल रहा, अभी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला बहुत भारी मास है, तो ये अभी रेस्ट पे पड़ा है। आपने फोर्स लगाया पर आप नहीं चला पाए। आप शक्तिमान टाइप आदमी नहीं है, रिलेटिव और नहीं है भाई, टाइप है क्या मतलब है ही नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें रेटिंग मोशन है, टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोशन है। इसमें टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोशन है। इसमें क्या है, टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोशन। सर मुझे कैसे दिखेगा, मैं फील कर रहे सर, अपने को फील विल नहीं आता है, अपना दिल टूटा हुआ, टूटे हुए दिल से फील नहीं आता है मान लीजिए, तो क्या करें? तो भाई ये काम कर, सरफेस को स्मूथ मान ले। सरफेस को क्या मान ले, स्मूथ मान ले। अगर सरफेस स्मूथ मानने के बाद में रेटिंग मोशन होता, तब वो टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोशन है। जैसे इसको स्मूथ मान लेता तो नीचे चला जाता, कोई रोकने वाली नीचे चला जाता, तो टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोशन है। इसको स्मूथ मान ले, एफ लग गया तो एक्सेशन आएगा। समझ में आ गई? और वैसे इतना लोगों को दिखता है, आपको एरियन थोड़ी है भाई, आपने धरती पे देखा है कैसा फ्रिक्शन होता है, सब चीजें हमने देखी है अपनी लाइफ में, तो अब दिक्कत नहीं होती इसमें। तो फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोशन बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। ये कंप्लीट बात है, क्लियर? अब हम बात करते हैं सर डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी फ्रिक्शन की। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे देखा जाएगा, और ये भी फंसा लेगा आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, और ढंग का सवाल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का होगा ना बच्चों, तो फंस जाओगे। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखने के मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं मैं। सबसे पहला आप स्टेप फॉलो करेंगे, आप कभी नहीं फंसेंगे। आपको लग रहा है बस फंसते वैसे ही नहीं, पर आप फंस जाएंगे, मानिए मेरी बात। तो आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आप नहीं फंसेंगे। स्टेप में क्या, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो सर्फेसिस कॉन्टेक्ट में है, जो सर्फेसिस कॉन्टेक्ट में है, उन सर्फेसिस को आप देख लीजिए कौन से दो सर्फेस कॉन्टेक्ट में है, और उसके पास में अपनी आंख लेके चले जाइए। कीप यूर आई, निकाल के नहीं लेके जाना, मतलब विजुलाइज कर देना। कीप यूर आई जस्ट बिलो द सर्फेसिस विच आर इन कॉन्टैक्ट। सबसे पहले ढूंढो सर्फेस कौन से कॉन्टैक्ट में है, फिर उसके जस्ट नीचे क्या लेके चले जाओ, आई लेके चले जाओ। कीप आई बिलो द सर्फेसिस, बिलो द सर्फेसिस विच आर इन कॉन्टैक्ट, विच आर इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस आपके पास में कांटेक्ट में है, उनके पास में आप आंख जाके रख लीजिए, ठीक। सेकेंड, एज्यूम सरफेस टू बी फ्रिक्शनलेस। और आप मान लीजिए उन सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अभी स्टेप सुनते रहिए सिर्फ। पहला स्टेप क्या था, जहां पे देखना है वहां पे अपनी आंख लगा दे। सेकंड स्टेप में क्या, जो सरफेस को क्या मान ले, स्मूथ मान ले। थर्ड क्या, friction will be in opposite direction of relative motion। अब ये 3 पॉइंट्स मैं सब केसेस में निकाल दूंगा, देखना कैसा भी केस क्यों ना, अपने सबको सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा दिखाता हूं तेरे को, इसको मिटा देते हैं। अब मैं तेरे को एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें तो डायरेक्शन पिक कर पाएगा। जैसे हमारे सबसे पहले यहां पे था, सबसे सिंपल केस किया, यहाँ पे m, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे F, ठीक। एक ये वाला केस था, एक ये वाला केस था आपके पास में, यहाँ पे थीटा एंगल पे ऐसे m मास को रखा, ये रेस्ट पे है आपके पास में, ठीक। और इसको भी मान लीजिए आपकी ये रेस्ट पे है। और क्या, ऐसा कुछ केस मान लीजिए आप, यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, और ये m मास का ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक। एक केस ये हो गया। एक ये वाला केस मान लीजिए कि ये दो ऐसे दीवारें थी आपके पास, एक फ्लोर हो गया, एक वॉल होगी, और यहाँ पे ऐसे एक रोड को रखा हुआ है, ठीक। और ये रोड क्या कर रहा है आपके पास, स्लिप कर रहा है, ठीक। या फिर इसको मान लीजिए ये रेस्ट पे है आपके पास, ये रोड भी रेस्ट पे है, तो बताइए फ्रिक्शन। सबसे पहले 4 केस करके देखते हैं। एक बार आप अपने हिसाब से कर लीजिए, फिर आपको तरीका बताऊंगा कैसे मैं इसको यूज करूंगा। एक बार आप करके देख लीजिए अपने हिसाब से।
अभी हो गया? स्क्रीन को पॉज कर लीजिए अगर नहीं किया तो। मैं मेरी अप्रोच से चलता हूँ ना, वो आपको आगे वाले सवाल में फंसने नहीं देगा। मैंने बोला सरफेस कौन से कॉन्टेक्ट में, ये और ये, यहाँ पे आंख लगा ली, आंख लगा ली। अब क्या करें, इस सरफेस को स्मूथ मान ले। अगर ये स्मूथ होता तो ये ब्लॉक चल पड़ता, तो इस आंख को क्या दिखाई देगा, ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, मतलब इस एम मास पे फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। क्लियर? इस पे देखते हैं, आंख कहाँ पे लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आंख लगा जस्ट नीचे। अब ये बताइए, अगर स्मूथ मान लूंगा तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो फ्रिक्शन किस तरफ, इस आंख को ब्लॉक किस तरफ ज्यादा देगा, नीचे की तरफ। तो ये बोले नीचे की तरफ मत जाता, फ्रिक्शन अपोज करें। इस वाले केस में चलते हैं, यहाँ पे आंख लगाई तो ये फ्रिक्शन लेस मानो चाहे नहीं मानो, तो वेलोसिटी गिवन ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन बोले भाई ऊपर मत जा, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तो फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, इस वाले केस में देख, इस वाले केस में रुकी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रिक्शन देखना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आंख लगाई तूने। अब बोला स्मूथ, अगर ये स्मूथ होगा तो ये गिरने की कोशिश करेगा, लैडर क्या करेगा, गिरने की कोशिश करेगा। तो ये बोले इधर जा रहा है, तो बोले भाई मत जा, फ्रिक्शन इधर रहेगा। यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे आंख लगा दी, स्मूथ मान लिया, नीचे गिरेगा, तो बोले भाई नीचे मत गिर, फ्रिक्शन ऐसे जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात क्लियर? अब थोड़ा और सवाल देखते हैं। मान लीजिए दो ब्लॉक है तेरे पास में, यहाँ पे मान दिया दो ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कर, फिर एक केस में इसका उल्टा करना है, ऐसे ऊपर वाले की मान लेना 4, इसकी 2 मान लेना, ऊपर वाले की 4 मीटर पर सेकंड और इसकी इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड। बता कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है हर एक ब्लॉक के ऊपर। इसका नाम ए है, इसका नाम कुछ बी है, तो फिर दोनों में फ्रिक्शन लग रहा होगा, ए पे भी बी पे भी। तो बता किस किस तरफ लग रहा है। ये बढ़िया है, ये दोनों अगर आप कर पाएंगे तो फ्रिक्शन डायरेक्शन में आप नहीं फंसते हैं ना। हमें हो गया। देख यहाँ पे अगर तू आई लगाएगा, यहाँ पे आई लगा दे। सबसे पहले मास्टर क्या बोला, सेकंड से देखना, मास्टर बोला मैं यहाँ पे जहाँ पे निकालना आपका आई निकाला, यहाँ पे लगा दी आई। इस आई को ये बी ब्लॉक किस तरफ ज्यादा दिख रहा है, इधर, तो बोलेगा भाई मत जा, तो फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे। ये तो आ गया बी ब्लॉक के ऊपर, फ्रिक्शन ब्लॉक। अब यहाँ पे आई लगा, यहाँ पे जब तू आई लगाएगा तो तेरे रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो तू रुक गया, तू रुक गया, तो ये तुझे ब्लॉक 2 से इधर जाता दिखाई दे रहा है, इसकी वैसे उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा ना। तो इस ब्लॉक के ऊपर बैठ गया, और अगर इस ब्लॉक के ऊपर बैठ गया तो ये रेस्ट पे आ गया, तो इसकी आई को क्या दिखाई दे रहा है वो हमें देखना है। तो हम तो ब्लॉक के ऊपर बैठ गए, अगर हम इस ब्लॉक के, क्योंकि हमारा जो सरफेस है कॉन्टेक्ट में यहाँ पे, यहाँ बैठ गए हम, यहाँ बैठ गए तो ब्लॉक के ऊपर बैठ गए। अब इस आई को क्या दिखेगा, अच्छा 2 ये रिलेटिव वे से 4 इधर, तो इस वाली आई को ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो इस पे फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, आगे तरफ रहेगा, ए पे, और इसका एक रिएक्शन इसके ऊपर रहेगा। क्या है? अपने जो बात बोलती अपने उसी को फॉलो करेंगे। हमने ऐसा नहीं है केमिस्ट्री चला 2-2 मिनट बाद नियम बदल गए। यहाँ पे अब मैंने क्या बोला, अगर हम यहाँ पे बैठ जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे बैठ जाएंगे तो क्या समझ में आएगा, अच्छा इसके ऊपर बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बैठ के हम देख रहे हैं तो हम तो रुक गए ना, हम रुक गए तो मैंने इसकी वैसे उल्टा करके जोड़ दी, इसकी रिलेटिव देख रहा हूँ, तो 4 आ गया इधर, उधर 2 था, नेट इस आंख को ये ए ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड से, तो बोले भाई इधर मत जा, तो फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, पीछे तरफ रहेगा। अब इसका रिएक्शन यहाँ पे लग जाएगा, इस वाले केस होकर इससे फ्रिक्शन किस तरफ लगाया जाता दिखाई देगा, यहाँ पे आंख लगाई, पीछे दिखाई दे रहा है अपनी। अब इसके ऊपर बैठ, इसके ऊपर जब तू आंख लगाएगा तो इस आंख के रिस्पेक्ट में ए किस तरफ जाता दिखाई देगा, आगे की तरफ जाता दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड से। इस आंख के रिस्पेक्ट में ये ए आगे तरफ जाता दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड से, तो इससे फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, पीछे तरफ रहेगा, F1A, और इसका एक रिएक्शन इसके ऊपर लग जाएगा F of A। These are the direction of friction। ये दोनों केस फंसा लेते हैं, तो आपके पास कई बार आप डायरेक्शन में फंस जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में लोग फंस जाते हैं, तो आपको जो बताया जा रहा है वो आप ध्यान रखेंगे तो आप नहीं फंसेंगे इसमें। क्लियर? बच्चों हमने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखना सीख लिया।
अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं आप जानते हैं, कौन कौन सा होता है? 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं आपके पास। टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं दोस्त। एक होता है तेरे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? क्लियर है ये बात? कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन? लगता है व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन। और ये कब लगता है तेरे पास में? व्हेन देयर इज रोटेटिंग मोशन, व्हेन देयर इज रोटेटिंग मोशन। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन की हम बहुत ढंग से बात कर चुके हैं। मतलब रोटेटिंग मोशन हो नहीं रहा है, उसकी टेंडेंसी है कि हो सकता है, अगर आप अलाउ करें फ्रिक्शन को, हटा दें तो टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन। ध्यान रखेंगे ये बात का कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। अब सुन मेरी बात को, ये खतरनाक रहता है जब टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसमें गलती नहीं होती है। जब भी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो तो आप ढंग से गौर से देखेंगे, भाई अभी गलती होने के चांसेस है, मास्टर ने बोला है। तो यहाँ पे खतरा रहता है, यहाँ पे खतरा मेंशन कर देता हूँ। जब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक। अब क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कितना आता है तेरे पास में? म्यू मल्टीप्लाई कैपिटल है, म्यू मल्टीप्लाई कैपिटल। म्यू mg नहीं होता है, म्यू मल्टीप्लाई n होता है। लोग लगाते हैं म्यू mg, ध्यान रखना म्यू मल्टीप्लाई n होता है, कभी आप म्यू mg मत लिखिए। n की वैल्यू mg के बराबर है तब ठीक है, नहीं है तो फिर भाई साहब वैल्यू बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ये लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। पर अगर आप बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा या तो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो ये होगा म्यू के। ये सिंपल है, ये मतलब एक सुलझा हुआ आदमी है, जिसे सुलझा हुआ। इसमें क्या है, या तो इसकी वैल्यू होगी नहीं, या तो काइनेटिक फ्रिक्शन 0 होगा, और अगर 0 नहीं है तो म्यू के मल्टीप्लाई n होगा। म्यू mg नहीं होता है, क्या होता है? म्यू मल्टीप्लाई n होता है। क्लियर? वो म्यू के हो गया फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस हो गया फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? n क्या है आपके पास में? नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? ठीक है। और अगर हम बात करें इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है आपके पास में एफ स्टैटिक, वो कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेके वो वैल्यू आपके पास में एफ एक्स मैक्स के बीच रही कर सकती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेके एफ एक्स मैक्स के बीच में, इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, पर उसकी यूनिक वैल्यू है। उसमें एफ के क्या होगा? या तो एफ के 0 होगा, एफ के आइदर 0 और म्यू के है, बीच में रेंज नहीं है, इसकी रेंज नालायक की। इसके लिए कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम से लेके 0 के बीच में आपके पास में कुछ भी हो सकती है। क्लियर? तो यार ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूँ, उससे सीख जाएंगे। मास्टर फिर बोला जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगे थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें गलती होने के चांसेस आपके पास में है। और थोड़ा सवाल करते हैं, सवालों से हम सीख लेंगे कि भाई क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे लिखनी है, काइनेटिक कैसे लिखनी है। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कब लगता है? व्हेन देयर इज रोटेटिंग मोशन। क्लियर? बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, और जिससे हमें स्टैटिक और काइनेटिक पे थोड़ी सी पकड़ हमारी मजबूत होगी। एक ब्लॉक मान लेते हैं ना हम यहाँ पे ऐसे कुछ 10 kg का, ठीक। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट गिवन है दैट इज 0.5, और काइनेटिक फ्रिक्शन का गिवन है आपको दैट इज 0.4। यही रहता है मोस्टली, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमेशा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। कई बार सिर्फ म्यू गिवन है, मतलब कुछ नहीं बोला स्टैटिक का है काइनेटिक का है, इसका मतलब वो दोनों सेम है आपके पास में, ठीक है। अब आपको अगर बोला जाए कि भाई डिफरेंट फोर्सेस लगाया जाए, मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मैं कुछ फोर्सेस लगा रहा हूँ आपके पास, यहाँ पे ऐसे कुछ फोर्स लगाया, और ये फोर्स आपने लगाया कुछ 30 न्यूटन लगाया पहले आपने कुछ, ठीक है। फिर फोर्स आपने कुछ लगाया 40 न्यूटन लगाया, फिर आपने कुछ लगाया 50 न्यूटन, फिर आपने लगाया कुछ 60 न्यूटन, और लास्ट आपने लगा दिया 100 न्यूटन। ऐसे हमने कुछ फोर्स लगाया ना। ये एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने कुछ अप्लाई किया यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, और हॉरिजॉन्टली अप्लाई किए ना। सबसे पहले ये बताइए कि ये रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा। फिर आप मुझे बताइए टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एफ एस और एफ के कौन सा होगा, ठीक। फिर आप मुझे बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक। ये आपको फिल करना है,
अगर आप इसको फिल कर पाएंगे तो बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा फ्रिक्शन का ना। अभी हुआ तो हम क्या बोलेंगे, देख हमें चाहिए, हम सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आएगी, दैट इज म्यू एस मल्टीप्लाई एन, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 न्यूटन, तो ये बन गया 0.5 मल्टीप्लाई 100 मतलब 50 न्यूटन। ठीक, और अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास में है कितनी, दैट इज 0.4 मल्टीप्लाई एन, तो दैट इज म्यू के मल्टीप्लाई एन लिख दिए, तो म्यू के मल्टीप्लाई एन, तो ये बन गया 0.4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब सुन मेरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 50 न्यूटन हो सकती है, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन को रोकना। किसको रोकना, टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग मोशन को। अब सबसे पहले वाले केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, अब फ्रिक्शन होता है कि मैं रोक दूं इसको, तो इनिशियल रुका हुआ है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 50। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं तो रोकूंगा, तो उससे बोला रोक, तो इसने बोला कि मैं किस तरफ रोकूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा बच्चे, पिछली तरफ रहेगा, मतलब फ्रिक्शन पिछली तरफ रहेगा। ठीक, अब फ्रिक्शन पिछली तरफ लगा तो देख अभी क्या है तेरे पास में, जब कुछ रेस्ट से चलती है सबसे स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब जब देयर इज रोटेटिंग मोशन, अभी ये रुका हुआ था आपने इस पे लगाया, सबसे पहले इसको स्टैटिक फ्रिक्शन से लड़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने बोला मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 50, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोला मैं तो चलने नहीं दूंगा, तो चलने नहीं दूंगा तो फ्रिक्शन को कितना लगना पड़ेगा, 30 न्यूटन लगना पड़ेगा। क्यों सर जी 50 लगाओ पूरा, अरे 50 लगा लियो तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा ना 20, तो चल पड़ेगा। ये तो बेसिक समझ आपको है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है कि भाई चले ना, काइनेटिक फ्रिक्शन भी चाहता है कि भाई रोटेटिंग मोशन को अपोज करो। तो अगर ये इसे 30 लगाया तो ये भी 30 लगेगा ना आपके पास में, अगर ये 50 लग जाता है नेट फोर्स पीछे 50 फिर चल पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने किसी पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन वो पीछे चल पड़ा, ऐसा होता है कभी क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है आपने, एक ब्लॉक में फोर्स आया ब्लॉक पीछे चल पड़ा, ऐसा होगा फ्रिक्शन की वजह से, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको समझ में आया 30 न्यूटन है। अब फ्रिक्शन चाहता है चले ना, तो इसने बोला भी थोड़ा दम लगा, इसने बोला मेरा दम 50 न्यूटन तक मेरी औकात है, इस 50 न्यूटन तक औकात है, पर 30 से काम हो जाए तो 30 लगेगा, ये वो चलने नहीं देगा। तो आप बोलेंगे कौन सा फ्रिक्शन है, रेस्ट पे कि मोशन पे है, रेस्ट पे है, मूव कर रहा नहीं है। फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन कितना 0, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी लिखते हैं 30 न्यूटन, किस तरफ, पीछे की तरफ, ये वैल्यू भी लिखना है ना सबने, समझ में आ रहा है। ऐसा लोग गलती क्या करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन आती है लोग वैल्यू लगाते हैं म्यू के मल्टीप्लाई एंड, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एफ एक्स मैक्स नहीं लगता, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके एफ एक्स मैक्स की बीच की वैल्यू लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि चले ना, अगर आपको कुछ रुकी हुई है तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन से लड़ाई करनी पड़ेगी, अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन लड़ाई कर चुके हैं अब चल पड़ा फिर जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। जैसे पहले को चलाना है तो चलाने के लिए पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लड़ना पड़ेगा, पर चल पड़ा तो चलते फिर स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फिर कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे बात करते हैं 40 न्यूटन की। अच्छा 40 न्यूटन अगर आपने लगाया तो अब यहाँ पे देखिए इसमें से 40 न्यूटन लगा, 40 न्यूटन लगा, ये अभी नीचे रुका हुआ था तो पहले किससे लड़ाई करनी पड़ेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा भाई मेरी वैल्यू मैक्सिमम 50 हो सकती है, तो क्या 50 लग जाएगा, क्या 50 लग जाए पीछे चल पड़ेगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोले मैं तुझे मारने की कोशिश करूंगा, तो मारने के लिए कितना फोर्स चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन है, हाँ है, तो आपके पास में रेस्ट पे रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा 40 न्यूटन रहेगा, किस तरह रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा, एक्सेलरेशन कितना 0। अब 50 न्यूटन लगा दिया, 50 न्यूटन लगा दिया तो इसको डायग्राम का फील करो, आपको समझ में आएगा। अच्छा इसने एक्सटर्नल 50 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा, भाई इसका मैक्सिमम दम कितना 50 न्यूटन, तो बोले 50 न्यूटन लगा दूंगा मैं अपना 50 न्यूटन। तो आपके पास में क्या है, ये भी रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा 50 न्यूटन, किस तरफ, पीछे की तरफ, और एक्सेलरेशन अगेन कितना 0। ये आपके पास में मतलब आपके पास ये वर्ज का केस आ गया आपके पास में कि बस इसके जस्ट बाद में चलना शुरू हो जाएगा। अगर 51 होता ना, अगर 51 न्यूटन होता तब दिखता अच्छा हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन से लड़ाई जीत गए,
स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम औकात ही 50 की थी, आप फोर्स लगा रहे 51 तो चल पड़ता, 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो चल पड़ेगा, इसको हम लिमिटिंग केस बोलते हैं, दिस इज लिमिटिंग केस, इसमें चलता नहीं है। अब 50 थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना, 50.001 भी करें तब भी ब्लॉक चल पड़ेगा, क्लियर? ठीक, अब सुनिए मेरी बात को, अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 न्यूटन हम लगाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक है, आपने इसके ऊपर 60 न्यूटन लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोला भाई मुझसे लड़ाई कर, तो बोला मैं तो उससे बड़ा हूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो हार गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हार गया मतलब ब्लॉक को चलना पड़ेगा, और अगर ब्लॉक चल पड़ा, अगर ब्लॉक चल सकता है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे पीछे की तरफ 50 नहीं लगाना, अब काइनेटिक लगेगा पीछे, तो कितना लगेगा वो? काइनेटिक 40। लोग गलती यही करते हैं, मेरी बात को सही ढंग से सुने एक बार, अगर यहाँ 50 न्यूटन लगा तो यहाँ 50 न्यूटन आएगा, पर अगर यहाँ 50.5 न्यूटन लगा तो यहाँ 40 लगता, क्यों? चल पड़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ही लगेगा जब तो रुका हुआ है, जैसे चल पड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन बोला भाई अब हम जा रहे हैं, काइनेटिक संभालेगा, अब अपना काम गया हो। तो कितना सही है यार, मतलब 50 न्यूटन तक फ्रिक्शन 50 लग रहा है, जैसे आपने 50.001 भी कर दिया तो फ्रिक्शन डायरेक्टली 40 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें, तो आपने यहाँ पे 60 लगाया, तो पर आपको पता लगा अपना स्टैटिक फ्रिक्शन से की औकात से बाहर की बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा अपने आएंगे नहीं, जब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो ये अच्छी बात है, 50 तक 50 था, जैसे ही 50.5 हुआ 40 हो गया, तब कौन सा लगेगा? अब मोशन होगा आपके पास में, कैसा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, किस तरफ लगेगा? पीछे तरफ लगेगा, कितना? 40 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ गया तेरे पास? 20 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट 20 आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरफ 100 न्यूटन। तो क्या बनेगा? अगेन 40 न्यूटन आएगा इसमें, यहाँ पे आपके पास में इधर 100 लगा रहे हैं आप, पीछे की तरफ 40 आएगा, तो आप बोलेंगे ये मोशन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगेन कितना? 40। काइनेटिक फ्रिक्शन में दिक्कत नहीं है, चल पड़ा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात बहुत खूबसूरत है कि सडन फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है आपके पास में। क्लियर? समझ में आ गई? वो तो इसी में अगर हम एक चीज देखें, हम ग्राफ देख रहे हैं ऐसे, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है जो आप लगा रहे हैं और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? अगर हम ग्राफ बनाए तो आप क्या बोलेंगे? जब तक यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? Fx मैक्स तक, तब तक तो ये बोलेगा भाई साहब मैं चलने नहीं दूंगा, और चलने नहीं दूंगा मतलब जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी इसकी आएगी। हम देख रहे हैं कि हम एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का कर्व बना रहे हैं, तो फ्रिक्शन जब एक्सटर्नल फोर्स 0 था तो फ्रिक्शन भी 0 था, एक्सटर्नल फोर्स 10 था तो वो भी 10 था, तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपके पास में, तो ये ऐसा कर्व बनेगा 45 डिग्री पे, पर हमेशा नहीं बनेगा। कहां तक बनेगा? सिर्फ Fx मैक्स तक बनेगा, ऐसे बन गया। अब जैसे ही ये आपके लिमिटिंग केस आ गया, ये वाला केस आ गया 50 न्यूटन वाला, अब 50 थोड़ा ज्यादा करेंगे, सडन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो सडन ये कर्व कैसा नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये इतना जो पोर्शन आपके पास में, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां वाला अगर आप देखें दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये देखना क्या सडन उसके बाद में फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ये अच्छी बात है। तो एक सवाल देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे कुछ 10 kg है आपके पास में ना, और यहाँ पे ऐसे कुछ 50 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, कितने एंगल पे? 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक। और आपको बोला जा रहा है कि अगर म्यू के आपके पास में है 0.2 और म्यू एस आपके पास में है 0.3, ठीक। तो आपसे बोला क्या, बताइए फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, बट टाइप ऑफ मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना है वो तो बस मुझे एक्सेलेरेशन बताओ, फ्रिक्शन बताओ, एक्सेलेरेशन कितना है, कौन सा है, फ्रिक्शन बताओ कौन सा है और कितना है, इस सॉल्व करिए।
अभी हुआ, हमने कुछ नहीं किया, मेरा सिंपल सा फंड। सबसे पहले आप फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कितना बनेगा, इसका कंपोनेंट ये कितना आएगा आपके पास, दिस इज बिकम 40 न्यूटन, और ये वाला बनेगा 30 न्यूटन। क्लियर। नॉर्मल रिएक्शन निकालो यहाँ पे, नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल आएगा mg माइनस 30, mg माइनस 30। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन म्यू mg नहीं होता, म्यू n होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 70 न्यूटन आ गई। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये आ गया आपके पास 70 न्यूटन। ठीक। अच्छा, अगर यार ये 70 न्यूटन आपके पास में आ रहा है, अब हम क्या करें, अगर मैं पूछूं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात देख लेता हूँ कितनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ मैक्स कितना होगा आपके पास, तो वो कितना आता है, म्यू मल्टीप्लाई एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3 मल्टीप्लाई 70, तो कितना आ गया, 21 न्यूटन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है 21 न्यूटन। अब आप जिस फोर्स से खींच रहे हैं वो फोर्स कितना है आपके पास, इधर 40 न्यूटन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 21 न्यूटन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन आपको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा तो फिर वो लगेगा ही नहीं, फिर कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम बोलेंगे, हमें समझ में आया कि ये जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात के बाहर है, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात के बाहर है मतलब बॉडी चल पड़ेगी, और बॉडी चल पड़ेगी तो फिर मैटर ही नहीं है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन का। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ये बात आप लिख सकते हैं कि ये वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात के बाहर है, तो इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा भाई अपने कुछ नहीं करें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा पिक्चर में। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के मल्टीप्लाई एन, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी 70, तो ये कितना आ गया बच्चों आपके पास, दिस इज बिकम 14 न्यूटन। तो इसी तरफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा 14 न्यूटन का, और 10 kg का मास है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 26 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ रहा है ये जवाब। हो गया भाई, ठीक। एक और सवाल करते हैं इसी तरीके का। आपको बोल दिया यहाँ पे ऐसे कुछ 10 kg मास है, और इधर ऐसे एक फ्रिक्शन लग रहा है आपके पास में, एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ना, सॉरी, अब क्या ऐसा लग रहा है, और इसका एंगल क्या बनाते हैं, 53 डिग्री, अगेन दिस इज 50 न्यूटन। क्लियर। और वही सेम डाटा है, म्यू के की वैल्यू है 0.2 और म्यू एस की वैल्यू है 0.3। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, और फ्रिक्शन बताइए कौन सा होगा और किस तरफ होगा। देखें सवाल को, तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो मैंने फोर्स से कंपोनेंट तोड़े, ये वाला फोर्स कितना आएगा, इसी 30 न्यूटन, और ये नीचे की तरफ फोर्स आएगा 40 न्यूटन। कितना सही है, सही है ये वाली बात। तो अगर आप यहाँ पे इसका एफ बनाएंगे तो ऐसा बन गया, देख 10 kg का एफ 10 kg, इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 100 mg की वजह से ऊपर आ गया नॉर्मल, इधर एक फोर्स लग रहा है कितना तेरा 30 न्यूटन। तो अगर नॉर्मल की वजह देखिए, नॉर्मल आ गया 140 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल 140 न्यूटन आ गया। अगर तो स्टैटिक फ्रिक्शन से पूछा भाई तेरी औकात क्या है, तो बोलेगा मेरी औकात होती है एफ एक्स मैक्स दैट इज म्यू मल्टीप्लाई एन। तो ये म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 मल्टीप्लाई 140, कितना आ गया दोस्त, ये 42 न्यूटन। अपनी औकात ये है। खींचने वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन, वो फोर्स कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो क्या चलने देगा, नहीं चलने देगा। नहीं चलने देगा तो क्या होगा आपके पास में, ये रेस्ट पे रहेगा, ये चलेगा नहीं, रेस्ट पे रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा मैं आऊँगा पिक्चर में। अगर ये पिक्चर में आएगा तो आपने लगाया 30 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला मेरी औकात है 442, क्या पूरा लग जाएगा, पूरा नहीं लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन उतने लगेगा जितनी रिक्वायरमेंट है,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे तरफ रहेगा आपके पास में, और कितना रहेगा, दैट इज 30। जवाब क्या होगा, एक्सीलरेशन 0, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना, 30 न्यूटन। समझ में आ रहा है। आप एफबीडी बनाएंगे, नॉर्मल निकालेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात चेक करेंगे। अगर आपका फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात के बाहर है तब स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा, आपने नहीं लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लेगा। और आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो बोलेगा भाई मैं नहीं चलने दूंगा। और जब वो नहीं चलने देगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स नहीं लगती, उतनी ही लगती है जितना आप फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर। वो जो एक सवाल है और ये गलत हो जाता है, लोग गलत कर देते हैं इसको। इसमें सवाल में क्या पूछता है, इसे बोलता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। यहाँ पे से म्यू है, आपसे बोल दिया कि एफ की वैल्यू कितनी हो, एफ मिनिमम कितना हो सो दैट ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। बताइए क्या जवाब आएगा। बता, आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, एफ उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो ताकि ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दे। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, दोनों ही म्यू है ना, स्टैटिक काइनेटिक दोनों ही म्यू है। आपका जवाब आ रहा होगा म्यू एम जी, जो कि गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज एफ मिनिमम पूछा, तो एफ तो कहीं भी लग सकता है, ऐसा नहीं हो जाता है कहीं यहाँ पे लगेगा मिनिमम के लिए, वो थीटा एंगल पे। थीटा एंगल वजह से बेनिफिट क्या है, इधर एफ कोस थीटा आएगा, इधर एफ साइन थीटा आएगा। एफ साइन थीटा नॉर्मल को कम कर देगा, और नॉर्मल कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और समझ में आ रही मेरी बात। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज एफ कोस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, इज इक्वल टू फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस कर ले। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि फोर्स को मिनिमाइज किया जाए। फोर्स को मिनिमाइज किया जाए तो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो। तो फोर्स क्या बना, एफ कोस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, म्यू एम जी इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ बाहर आ गया आपके पास, इट इज कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू कितनी जाएगी, इट इज म्यू एम जी डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम हो, इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। तो आप एक काम करिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा कुछ नया नाम दे दीजिए एक्स। इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा कितना होना चाहिए आपके पास में, 0 होना चाहिए। उसके हिसाब से आप थीटा की वैल्यू निकाल दो, फिर वहां पे उस फोर्स से पुट कर दो। सॉल्व करें, जवाब ये आएगा f इज इक्वल टू म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अगर सवाल ये होता कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो और वो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, अगर सवाल में क्लियरली मेंशन होता कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो और फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तब जवाब रहता म्यू एम जी। पर अभी कुछ नहीं बोला, किसी भी एंगल में हो सकता है, किसी भी एंगल में हो सकता है, तो हम सब केस में लेके चलना पड़ेगा। तो बढ़िया सवाल है, लोग इसे फंस जाते हैं, लोग गलत करते हैं। ठीक है, बच्चों चीज देखते हैं ना, मतलब, और आप खुदे करेंगे ये, मतलब फ्रिक्शन में जो थ्योरी थी वो हम कवर अप कर चुके हैं, इसमें वो थ्योरी नहीं है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको समझना वो जरूरी है, वो हम सवालों के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक है। अगर सबसे पहले तो ये सवाल होगा कि भाई इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे से रेस्ट पे है, इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है बताइए। सेकंड सवाल क्या है मेरा, और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है, मतलब वो मैं देना भूल गया, वो दे देता हूँ, ये लो, म्यू एस भी गिवन है और म्यू के भी गिवन, दोनों गिवन है आपको। ठीक है, एक दूसरे सवाल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एम मास का ब्लॉक था, वो इधर वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू के और म्यू एस, इससे फ्रिक्शन कितना लग रहा है आपके पास, सिर्फ फ्रिक्शन पूछा ना, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन बोथ द केसेस।
अभी हुआ। आप क्या देखें, देखिए सबसे पहले तो हमने ये देखा, अच्छा ये रेस्ट पे है, अच्छा रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, रेस्ट पे होता है स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, मतलब यहाँ पे क्या सा फ्रिक्शन रहेगा दोस्त, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू किस तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी, सही। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो लोग बोलते हैं सर फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एस एन, और एन की वैल्यू है म्यू एस एम जी कोस थीटा। ये आ रहा है आप लोगों का, अब यार है ये नलायक ही गलत है। मैंने क्या बोला, कौन सा फ्रिक्शन है, नलायक स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी आए कान खड़े कर लेना, गलती होने के चांस है। कितना यहाँ पे खींचा किस फोर्स से जा रहा है, एम जी साइन थीटा से, तो फ्रिक्शन भी कितना है, एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी आपके पास, दैट इज एम जी साइन थीटा होगी। क्लियर, ये सही जवाब है, ये गलत जवाब है, यहाँ पे खतरा। अगर ये लिमिटिंग केस होता तब मे भी शायद एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कोस थीटा बराबर आ जाए, वो अलग बात है, पर सही बात ये है कि भाई हाँ फ्रिक्शन पक्का एम जी साइन थीटा होगा। इस वाले केस में अगर आप देखें तो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आपके पास, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये किस तरफ रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे लगा दिया काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत खूबसूरत चीज है, या तो लगेगा नहीं लगेगा तो म्यू के मल्टीप्लाई एन रहेगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखें दैट इज म्यू के, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी कोस थीटा। ये आपका जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कितना एम जी कोस थीटा। ये सही था, क्लियर है। ये लोग इसे में फंस जाते हैं पहले वाले सवाल में, पर आप लोग तेज है, आप नहीं फंसेंगे। एक सवाल देख लेते हैं थोड़ा ना, यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर है, ऐसे एक एम मास है, इस एम मास को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी वी से, ठीक। आप मुझे एक्सेलरेशन बताइए, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ म्यू है। एक और सवाल है फिर मेरा, आपके इसको प्रोजेक्ट कर दिया नीचे की तरफ वी वेलोसिटी से, इसका बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना आपके पास, म्यू। करिए। अभी हुआ, कैसे करेंगे देख, इस पे फ्रिक्शन रहेगा, एक तो फोर्स है दैट इज एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ, ठीक, एम जी साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन किस तरफ पीछे तरफ दैट इज म्यू एम जी कोस थीटा। ये दो लग रहे हैं आपके पास में, तो अगर आप देखेगा नेट फोर्स इस पे देखेगा तो कितना है, दैट इज एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम में हो गया, एम ने इनको मार दिया, तो एक्सेशन कितना है, दैट इज जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा। क्लियर। अब यहां पे अगर तू देखेगा तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम। एम जी साइन थीटा किस तरफ लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी साइन थीटा बना दिया, ऊपर तरफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू एम जी कोस थीटा, नेट कितने एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, एम 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 ने मार दिया, तो एक्सेशन कितना आ गया, दैट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ये आपके पास एक्सेशन आ गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। बच्चों एक फोर्स है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स ना। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मतलब जैसे आपके पास में यहाँ पे एक सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे एक ब्लॉक को रख दिया ना, ऐसे ब्लॉक को रख दिया, तो ये जो सरफेस है इस यहाँ पे से कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट की वजह से जितने फोर्स है सबको सबको काउंट करना है। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, उसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है मान लीजिए, या फिर ये भी वैसे से मूव कर रहा है मान लीजिए इधर
ऐसे वी वेलोसिटी मूव कर रहा है तो एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, मतलब जो कॉन्टैक्ट जितने भी फोर्सेज लगा रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट कौन कौन से फोर्सेज लगा रहा है, दो फोर्सेज लगा रहा है यहाँ पे, नॉर्मल और फ्रिक्शन, मतलब कॉन्टैक्ट जो फोर्स है सबके सब किसमें काउंट हो जाएंगे, इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसको आर से नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया आपके पास अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जे इससे रिलेटेड सवाल कई बार पूछ लेता है, मतलब अब इसमें ना बहुत क्लियर होना चाहिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कैसा होगा और नॉर्मल कैसा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। जो भी फोर्स आपको सरफेस के पैरेलल दिखाई देगा दैट इज फ्रिक्शन, और जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा। ये ही बात आपको फंसा देगी, मतलब ये कंसेप्ट अगर आपका वीक होगा तो आप अच्छे सवाल में फंस जाएंगे। क्या नॉर्मल जो आपके पास में है वो क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जो फ्रिक्शन फोर्स है आपके पास इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। बात समझ में आ गई। ये दो फोर्सेस का आप ध्यान रखेंगे, कहीं फ्रिक्शन आपको डाउट हो रहा हो यार ये कौन सा है, नॉर्मल है फ्रिक्शन, तो आप देख लीजिए सरफेस के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, तो आपकी बात बन जाएगी। क्लियर। ये होता है आपके पास में कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक टर्म आता है बच्चों, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे ना, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाएंगे, जैसे अभी ये स्लिप नहीं हो रहा, जैसे आप थीटा को बढ़ाएंगे, एज थीटा विल इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग विल इंक्रीज, थीटा इंक्रीज तो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, स्लिप होने की जो टेंडेंसी है आपके पास में वो क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इंक्रीज करेगी तो जिस थीटा पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, थीटा एट विच स्लिपिंग विल स्टार्ट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल के ऊपर स्लीपिंग शुरू हो जाएगी दैट एंगल इज नेम्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। तो मान लिया एंगल ऑफ रिपोज पे क्या हो रहा होगा, एक पीछे लग रहा है इधर, मतलब कोई भी एक थीटा पे देखेगा, इधर एम जी साइन थीटा, इधर फ्रिक्शन है। तो मैंने फ्रिक्शन को बोला यार तो ना पकड़ के रखना, मैं थीटा बढ़ा रहा हूं, वो बोला ठीक है। तो जब लिमिटिंग केस आएगा, जिस पे जस्ट स्टार्ट होना, मतलब जिस पे जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, उस वाले पे अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर, फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा देगा भाई। अगर आप देखेंगे एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है आपके पास में वो किसके बराबर है, दैट इज एम जी साइन थीटा। सही। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपके पास, दैट इज म्यू एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इस एम जी ने इसको मार दिया तो टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, म्यू आ गया। मतलब जो आपके पास में एंगल ऑफ रिपोज है दैट इज टेन इनवर्स म्यू। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेरा कहना ये कि आप याद रख लीजिए कंसेप्ट क्या है। मतलब आप उस थीटा तक इसको बढ़ाइए जिस थीटा पे ये जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाए, और अगर वो एंगल आपको मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। तो ये बच्चों ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। बच्चों एक और टर्म होता है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब कई बार ना टर्म आ जाती है तो वो अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं रहती तो फिर वो दिक्कत होती है सवाल सॉल्व करने। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक था, इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं आपके पास में, एक नॉर्मल लग रहा है इधर, और इधर मान लीजिए ऐसे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। सही। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, दैट इज कॉन्टैक्ट, दैट इज तो आपके पास में इन दोनों रिजल्टर बने उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस मान लीजिए किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ऐसे आर। अब क्या है, नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच का जो एंगल है दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉर्मल, जो रिजल्टेंट आएगा आर और एन के बीच का। समझ में आ गई मेरी बात। तो क्या है, द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉर्मल is called angle of friction। तो टर्म याद रख लेना बच्चों ना, कई बार बोल दे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इतना पता ही ना वैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या, फंस जाएंगे। अच्छा एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया कितना तू बता, इस वेक्टर को यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एन, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू अगर म्यू एन के बराबर होगी तो वो म्यू आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हमेशा तो ये फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर नहीं होगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा आपके पास। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं एक सवाल देता हूं आपको, ऐसे बोला गया कि यहाँ पे वैसे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपके पास में है 0.4, मास है 10 kg। तो आपसे मैंने पूछ रहा हूँ एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए और एक कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
हाँ भी हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ सकती है, इट इज म्यू मल्टीप्लाई एन, 0.4 एन की वैल्यू होगी 100 मतलब 40 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू 40 लगा सकता है, रिक्वायर्ड कितनी है 30, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं नहीं चलने दूंगा, और नहीं चलने तो क्या केस बने थे, बस फ्रिक्शन लगेगा ऐसे पीछे की तरफ कितना 30 न्यूटन, और नॉर्मल ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा कितना 100 न्यूटन। क्लियर। और इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे फ्रिक्शन आ गया 30 न्यूटन, ये वाला एंगल थीटा आ गया, तो यहाँ पे टेन थीटा कितना आ गया, दैट इज 3/10, ये आपके पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया, ये आ रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंगल, तो कॉन्टेक्ट एंगल कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 तो बाहर आ गया, यहाँ पे बन गया 109, नहीं ये आपके पास एक्सप्रेशन रह गया, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ये जो सॉरी ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। क्लियर। एक और सवाल है मेरा, यहाँ पे ऐसे थीटा एंगल के ऊपर एक m मास का ब्लॉक है, वो रेस्ट पे है। क्लियर। पूछा गया फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इस सवाल बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा। अभी हुआ आंसर आएगा mg, सी बात है, इस पे नेट लग रहा है mmg नीचे की तरफ, नीचे तरफ नेट mg लग रहा है, इसको रुका हुआ है तो कौन बैलेंस कर रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, नीचे mg लग रहा है और रुका हुआ तो भाई साहब आप ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो भी mg लगा रहा होगा, तो आंसर आ जाएगा mg ऊपर की तरफ। आपको ऐसे नहीं करना, कंपोनेंट ब्रेक कर लो, फ्रिक्शन mg sin थीटा या mg cos थीटा जोड़ोगे तो वैसा ही आ जाएगा। पर ये डायरेक्टली सोच सकते हैं ना, नीचे mg लग रहा है तो भाई साहब रुका हुआ है तो ऊपर भी तो mg लग रहा होगा, तभी तो एफ नेट 0 है इसके ऊपर, तो ये आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे। मुझे इस तरीके सवाल कई बार रहते हैं आपके पास में, आपको ऐसे बोल दे यहाँ पे दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक, और इस ब्लॉक का मास कुछ 10 kg बोल दिया, आपको बोला गया कि यहाँ पे f की वैल्यू मिनिमम कितनी लगाएं, और म्यू की वैल्यू गिवन है सवाल में, म्यू की वैल्यू है 0.2, तो आपको बोल दिया कि f मिनिमम कितना हो ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे, f मिनिमम कितना हो सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, बताएं करके। कैसे करेंगे देखिए, मैं कर रहा हूँ ना, आप स्क्रीन पोज कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मैं बोल रहा हूँ एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना यहाँ पे, और ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे एक mg लग रहा है, और एक एक्सटर्नल फोर्स आप जो लगा रहे हैं f मिनिमम लग रहा है। तो नॉर्मल किसके बराबर, नॉर्मल f मिनिमम के बराबर, नॉर्मल f मिनिमम के बराबर। आप चाहते हैं भाई साहब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि ये स्लाइड ना करे, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज म्यू मल्टीप्लाई f मिनिमम, ये हो गया फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन होगा मतलब फ्रिक्शन पूरा दम लगा देगा। अभी फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए आपके पास में, कैपिटल mg के बराबर हो जाए, तो क्या लिखा, म्यू मल्टीप्लाई f मिनिमम इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से जो आपके पास में mg की वैल्यू है वो सवाल में गिवन है, कितनी बच्चों mg की वैल्यू आपके पास में 100, तो यहाँ पे आ गया f मिनिमम इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी 0.2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 10, तो ये बन गया 500 न्यूटन, मतलब मिनिमम 500 न्यूटन आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप 500 न्यूटन से कम लगाएं तो ब्लॉक साइड कर जाएगा। क्लियर है ये बात। एक और सवाल देखिए, अगर ये वाला हो गया तो यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक मान लेते हैं 5 kg का, और मैं बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं तो मान लीजिए कुछ 100 न्यूटन फोर्स लगाया ना, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू बोल दी 0.6, म्यू की वैल्यू बोल दी 0.6। अब मुझे बताइए इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा और एक्सीलरेशन कितना है, फ्रिक्शन कितना आएगा इसका और एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये दोनों चीजें बताइए।
अभी हुआ। ये क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इधर से नॉर्मल आ रहा है और इधर ऐसे 50 न्यूटन आ रहा है mg। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, fx मैक्स कितना हो सकता है, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई n, दैट इज 0.6 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया fx मैक्स 60 न्यूटन आ गया आपके पास। fx मैक्स 60 न्यूटन आ गया, मतलब इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 60 हो सकती है, इस फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू 60 है, पर आप कितने से खींच रहे हैं, 50 से, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो चलने नहीं देगा ना उसको, और चलने देगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही जितना आप लगा रहे हैं फोर्स, तो आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन दैट इज 50 न्यूटन, और एक्सीलरेशन जो आएगा दैट इज 0। लोग गलती करते हैं म्यू एन लिख देते हैं, म्यू एन हमेशा नहीं आता, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एन आएगा नहीं। क्लियर। एक और सवाल कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट इस वाले टॉपिक का। यहाँ पे आपके पास में कुछ 2 kg का ब्लॉक मान लीजिए, यहाँ पे कुछ 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू बोल 0.1, बताइए फ्रिक्शन कितना आएगा और एक्सीलरेशन कितना आएगा। म्यू है 0.1, अभी हुआ। क्या बोलेंगे, देखिए जो फ्रिक्शन की fx मैक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है वो पहले चेक कर लेते हैं, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई n, दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई 10, तो 1 न्यूटन आ सकता है, और आप जिस फोर्स से खींच रहे हैं वो 20 न्यूटन है, तो वो रोके नहीं पाएगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा 1 न्यूटन का। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 19/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी ऐसे दीवार वाले सवाल है तो आप इजीली कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बच्चों अभी हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं फ्रिक्शन का, दैट इज 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। अब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाने का तरीका हर एक टीचर का डिफरेंट होता है, मे बी शायद आपने डिफरेंट वे में पढ़ा हो। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिससे मैं अप्रोच करता हूँ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप क्या है ना, आपके पास में कुछ भी हो आप एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, सबसे पहले आप यही करिए, आप मान लीजिए वैसे दोनों ब्लॉक क्या चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एंड फाइंड एक्सीलरेशन, ठीक। सेकंड केस में क्या करिए, ड्रॉ FBD ऑफ वन ब्लॉक बाय सीटिंग बाय, या फिर विद रिस्पेक्ट टू बोलना चाहिए, फिजिक्स लैंग्वेज बोलना है, विद रिस्पेक्ट टू अदर ब्लॉक। ठीक है, एक ब्लॉक के ऊपर बैठ के आप दूसरे वाले का FBD बना लीजिए। ठीक है। थर्ड केस में अगर आप देख रहे हैं कि इफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लीपिंग, then they will move together, if not then they will move separately। इस वाले से कुछ नहीं निकालना, बस इसे सिर्फ इतना चेक करना है कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब पता है दोनों साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके बाद में फिर आप आगे फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं सवाल से समझाता हूँ, समझ में आएगी बात आपको। जैसे मान लीजिए 2 ब्लॉक है आपके पास में ना, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ बोल देता हूँ मैं, सबसे इस बार यहाँ पे म्यू देता हूँ, सिर्फ म्यू की वैल्यू है कुछ 0.4, म्यू की वैल्यू आपके पास 0.4। ठीक है, आपको बोला गया यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसे बोल दिया सवाल में, और ये वाला ब्लॉक कुछ 3 kg का है, और ये वाला नीचे वाला कुछ मान लीजिए 7 kg का, कुछ ऐसा बोल दिया। मेरी बात को समझना ना सही ढंग से। तो मास्टर क्या बोल, सबसे पहले मान लो दोनों एक साथ चल रहे हैं, हमें सबसे पहले ये चेक करना है दोनों साथ साथ मूव करें नहीं करें। सबसे पहले कैसे मान दोनों एक साथ मूव कर, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो अगर एक साथ मूव करें तो 10 kg हो गया एक साथ मास, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहला स्टेप था आपके पास में। सेकंड स्टेप में चले तो एक के ऊपर बैठ के दूसरे का FBD बनाना है। तो अगर आप 7 kg वाले में बैठ के बनाएंगे 3 kg का FBD, कहाँ बैठ के 7 kg वाले के ऊपर बैठा है, तो यहाँ पे 7 kg वाले बैठा है, एक तो यहाँ पे 30 न्यूटन लग गया। 7 kg वाले बैठा है तो उसका सूडो लगाना पड़ेगा,
7 kg वाले बैठा है तो वैसे सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो लगाया तो कितना है तेरे पास में पीछे की तरफ, दैट इज 9 न्यूटन। सही है, समझ में आ गई बात। हम सबसे पहले सूडो हमने एफबीडी बनाया विद रिस्पेक्ट टू 7 kg। 7 kg एक्सेलेरेशन है ना, तो उसके ऊपर बैठे सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो लगा दिया, क्लियर। अब देख फ्रिक्शन किस तरफ लेगा, इधर जाना चाहता है, फ्रिक्शन किस तरफ लेगा, इस तरफ लेगा। मैंने पूछा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ एक्स मैक्स कितना होगा, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई एन, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई एन। तो म्यू की वैल्यू है 0.4, एन की वैल्यू है आपके पास में 30, तो कितना है 12 न्यूटन। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 12 लगा सकता है। अब मैंने बोला भाई साहब मैं 12 न्यूटन लगाऊंगा, यहाँ पे 12 न्यूटन लगाएगा, नेट कितना बन गया 21, और खींच कितने से रहा है 30 से, तो रोक नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा ना। तो आप क्या बोलेंगे, सर जी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा दे तब भी इसको ओवरकम कर सकता नहीं है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, सो बोथ ब्लॉक विल, सो दे विल मूव सेपरेटली, दे विल मूव सेपरेटली, दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अब अलग अलग मूव करें कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग मूव करें तो अब इनका एफबीडी यहाँ से सिर्फ यहाँ से कुछ फ्रिक्शन विक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ इतने चेक करना है भाई सब क्या साथ साथ मूव करेंगे नहीं कर रहे। अब दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है, आपको पता लगे अलग अलग मूव करें, पीछे फ्रिक्शन लग रहा हो कितना म्यू मल्टीप्लाई 30, ऊपर की तरफ है 30, इधर सॉरी डायग्राम 30 न्यूटन बना दिया आपने, और इस पे अगर आप देखें 7 kg पे तो इस पे लग रहा है म्यू मल्टीप्लाई 30। अब दोनों का एक्सेलेरेशन निकाल लो, तो म्यू मल्टीप्लाई 30 की वैल्यू कितनी है तेरे पास, म्यू मल्टीप्लाई 30 आ रहा है, दैट इज 12 न्यूटन। ये इसका मास कितना है 3 kg, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आ गया तेरे पास में, दैट इज 18/3, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, इसका एफबीडी अगर तू बनाएगा तो ये 12 न्यूटन, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना है इस तरफ, दैट इज 12/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेप वापस स्टेप 1 में क्या करना है, मान ले दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं, चलते हुए मान लिया एक्सेलेरेशन निकाल लिया, एक्सेलेरेशन निकाल लिया, फिर क्या कर, एक ब्लॉक पे बैठ के दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बना। अगर तुझे लग रहा है हाँ उस ब्लॉक पे बैठ के दूसरे वाले पे का एफबीडी बनाया और फ्रिक्शन फोर्सेस को बैलेंस कर पा रहा है, तब तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और नहीं कर पा रहा दोनों अलग अलग चलेंगे। इतने से सिर्फ ये निकालना साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, अब इसको भूल जा पूरे को, अब समझ में आएगा अलग अलग चलेंगे। अब अलग अलग चलेंगे, तुझे पता है फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक लगा दे, खत्म, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, और साथ साथ चलते दोनों एक साथ चला देता, खत्म बात, क्लियर। आइए एक सवाल और देख लेते हैं इसी के ऊपर। स्टेप अगर आपको क्लियर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ लोग इसको ग्राउंड फ्रेम से बताते हैं, मैंने इसको ऊपर बैठ के बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप एक अप्रोच पकड़ लो बस, उसको लेकर चलते रहो तो हो जाएगा सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पे ये कुछ हो गया आपके पास में 2 kg, ये वाला ब्लॉक है आपके पास में 2 kg का, और ये वाला ब्लॉक है आपके पास में 3 kg का। यहाँ पे कुछ 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऐसे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दोनों तरफ दे देता हूँ, 0.1 दे दी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू को 0.2 दे दिया आपको, ठीक। आपसे बोलेगा फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। 2 बार स्टेप फॉलो करिए, फिर आप समझ में आएगा मास्टर स्टेप बता के हो रहा है ना। अगर इजी बनाना है ना आपको 2 ब्लॉक में दिक्कत है, पहले आप इसको सोल्व कर लो, फिर म्यू हटा के सोल्व कर लो। अगर आपको दिक्कत है तो नीचे वाले को म्यू मत मानो, सिर्फ इतना सोल्व कर लो एक बार। अभी स्टेप 1, दोनों को मान लिया एक साथ चल रहे, दोनों एक साथ चले तो एक्सेलेरेशन निकाला। स्टेप 1 में एक्सेलेरेशन कितना है आपके पास में, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एफबीडी बनाते हैं, एक का किसी एक के रिस्पेक्ट में, इसके ऊपर बैठ के बना लेते हैं। 2 kg का बनाऊंगा तो इसका एक्सेलेरेशन है 4, तो सूडो किस तरफ जाएगा, पीछे तरफ, कितना आएगा आपके पास में 8 न्यूटन। और कौन है, फ्रिक्शन है। मैंने फ्रिक्शन से पूछा भाई तू बचा लेगा क्या, तो फ्रिक्शन बोला मेरी मैक्सिमम वैल्यू है
म्यू मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज 4 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4 न्यूटन और लग रहा है 8 न्यूटन। क्या रोक पाएगा? क्या नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब क्या है, बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, बोथ ब्लॉक विल मूव सेपरेटली। इतनी बात पता लगी, ऊपर वाले पे कांटा मारते हैं। अब ऊपर वाले से कुछ नहीं करना एक्सेशन में, वो सब एक तरीका था ये देखने का कि वो एक साथ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अलग अलग मूव कर रहे हैं तो अब ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। अलग अलग मूव कर रहे हैं तो इस पे फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, दैट इज म्यू के मल्टीप्लाई एन। तो ये वैल्यू होगी 0.2 मल्टीप्लाई 20, दैट इज 4 न्यूटन। क्लियर? 2 kg का एफटी बना दिया। सिमिलरली अगर आप बनाएंगे 3 kg का, तो इधर फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन और पिछली तरफ फोर्स आ रहा है 4 न्यूटन। तो एक्सेशन कितना आ जाएगा इसका, दैट इज 16/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तब आपके नोट्स में जो भी सवाल हो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के, आप वो इस मेथड से सोल्व कर लीजिए, सबके सब हो जाएंगे। मेरा वापस अप्रोच सुन लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ चेक करें तो साथ साथ मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वहां से जो रिजल्ट आ गया वो कॉपी नहीं करने, वहां सिर्फ ये देखना है कि साथ मूव कर रहे हैं कि नहीं। अब एक बार जो पता लग गया, फिर आप आगे अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो भाई साहब फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। दोनों एक साथ मूव करा तो एक्सेलरेशन पता है, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और अगर अलग अलग मूव करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस समय फ्रिक्शन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।